हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं फार्मासिस्ट यूनानी का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 फरवरी 2026 को थर्ड शिफ्ट में। उसका जी के पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। द सूरत सेशन ऑफ 1907 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। 1907 का सूरत अधिवेशन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? साइनिंग ऑफ लखनऊ पैक्ट, स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन होम रूल लीग, या बिगनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो, 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था वो नरम दल और गरम दल का स्प्लिट हो गया था। उसमें मींस स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जो मॉडरेट्स थे उसको लेड कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे मतलब गरम दल, उनको लेड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ये जो मॉडरेस्ट और एक्सट्रीमिस्ट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आईएनसी थी हमारी, उसके दो पार्टीशन हो गए थे, एक नरम दल और एक गरम दल। देखो, हम और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था? 1916 में। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था 1916 में। और ये किस किस के बीच में था? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे पेन का। किसके बीच में था? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। एंड फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग, किसने फॉर्मेशन किया होम रूल लीग का? हाँ, ये हुआ था 1916 में ही। और फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन होम रूल लीग बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में की थी और बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में। ठीक है। बिगिनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन की आरंभ किसने किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था और 1920 में बाय महात्मा गांधी। ये नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 2। द जीएसटी काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल। जीएसटी काउंसिल किस वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? आर्टिकल नंबर 315। आर्टिकल नंबर 315 किससे रिलेटेड है? डील्स विद पब्लिक सर्विस कमीशन मींस यूपीएससी और स्टेट पीएससी का डील करता है। डील्स विद द पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, लिख सकते हैं यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी। ठीक है। आर्टिकल 279A, इसी के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल की स्थापना हुई थी। मतलब जीएसटी काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 279A। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल कौन सा है? 1। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कौन से अमेंडमेंट से हुआ था? 101, 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 से जीएसटी काउंसिल ऐड हुई थी। और किस डेट से इम्प्लीमेंट हुआ था जीएसटी? 1 जुलाई 2017।
और आर्टिकल 338 भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 338 इज रिलेटेड टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। और आर्टिकल नंबर 165 डील्स विद एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल of the states. Question number 3. The Regional Connectivity Scheme RCS उड़ान उड़े देश का आम नागरिक was launched by the Government of India under the leadership of Prime Minister Narendra Modi in the year। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक को भारत सरकार के ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डैश वर्ष में लॉन्च किया गया। कौन से में? 2016 में, 18 में, 15 में या 17 में? तो ये लॉन्च हुई थी 2016 में। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। द धरती बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च इन 2025 इज लोकेटेड इन विच इंस्टीट्यूशन। 2025 में शुरू किया गया धरती बायोनेट इंक्यूबेशन सेंटर किस संस्थान में स्थित है? IIT गुवाहाटी, IISc बेंगलुरु, IIT हैदराबाद या IIT धारवाड़? तो ये लोकेटेड है IIT धारवाड़। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एक बार इस स्कीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। धरती बायोनेट इंक्यूबेशन सेंटर, जो इसके बारे में तो ऐसा कुछ नहीं याद आ रहा। IIT जो धारवाड़ है वो कहाँ पे है? कर्नाटका में। और ये जो इनॉग्रेट हुआ था ये धरती बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर, ये हुआ था 14 अक्टूबर 2025 को। क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डू CPI एंड GDP डिफ्लेटर डिफर्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन देयर कैलकुलेशन? CPI मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड GDP मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। कैसे डिफर्स है इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? CPI includes price of imported goods whereas GDP deflator does not. Second, there is no difference between CPI and GDP deflator, both are same. Third, CPI includes change in quantity of production whereas GDP deflator does not. Fourth, CPI represents price change accurately whereas GDP deflator does not. एक बार हम खुद यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, तब आपको ऑप्शंस चूज करने में आसानी हो जाएगी। देखो, CPI मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और GDP डिफ्लेटर CPI क्या होता है? CPI measures the change in price of a fixed basket of goods and services consumed by household. मेन क्या है? consumed by household. Measures the change in price of a fixed basket of goods and services consumed by household। ठीक है, फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे ही GDP deflator measures price changes of all final goods and services produced within the country। GDP deflator measures price changes of all final goods and services produced within the country।
ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और क्या है, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्लूड्स domestically produced and imported goods. Produced and imported goods. बिकॉज ये दोनों इंक्लूड क्यों होते हैं, डोमेस्टिक जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड हो रहा है और जो इम्पोर्ट गुड्स हो रहा है वो इसलिए दोनों इंक्लूड होते हैं क्योंकि जो कंज्यूमर है वो दोनों ही बाय करता है। और GDP डिफ्लेटर में इंक्लूड्स ओनली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्लूड्स ओनली domestically produced goods and services। तो हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सक्लूड imported goods अब आंसर देखो, हमारे को आंसर अब इजीली पता चल जाएगा। क्या है, CPI इंक्लूड्स प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स वेयर एज GDP डिफ्लेटर डज नॉट, है ना। इसमें प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स इंक्लूड होता है CPI में, बट GDP डिफ्लेटर में नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, मोहनजोदारो इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है, कृष्णा, नर्मदा, सरस्वती या इंडस, मतलब सिंधु। तो मोहनजोदारो लोकेटेड है सिंधु नदी के। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इंडस रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो इज अ मेजर सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेजर सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC। और ये एट प्रेजेंट अभी कहाँ पे सिद्ध है, एट प्रेजेंट लोकेटेड है सिंध प्रोविंस में, जो कि पाकिस्तान में है। सिंध प्रोविंस जो कि पाकिस्तान में है। और ये बता ही दिया मैंने, सिंधु नदी के किनारे पे स्थित थी। मोहनजोदारो बहुत फेमस था, क्यों फेमस फॉर देखो, जो इनका टाउनशिप, इनकी टाउनशिप प्लानिंग बहुत अच्छी थी। एडवांस्ड टाउनशिप प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, ग्रेट बाथ और ड्रेनेज सिस्टम भी इनका बहुत अच्छा था। ड्रेनेज सिस्टम एंड ग्रेनरीज, भंडार भी इनका बहुत अच्छा था, अनाज का भंडार। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे 2025। क्या थी। ऑप्शन नंबर 1, हेल्दी प्लेट्स, हेल्दी प्लैनेट एंड बेटर फ्यूचर। सेकेंड, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड अ बेटर फ्यूचर। थर्ड, ग्रोइंग अ ग्रीनर टुमारो एंड बेटर फ्यूचर। फोर्थ, नरिशिंग पीपल, सस्टेनिंग अर्थ एंड अ बेटर फ्यूचर। तो थीम थी वर्ल्ड फूड डे 2025 की हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड अ बेटर फ्यूचर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Question number 8, which organization developed new generation man-portable autonomous underwater vehicles in 2025? 2025 में किस संगठन ने नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल विकसित किए हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या इंडियन नेवल फोर्स कॉमनली नोन एज इंडियन नेवी। किसने ये अंडर वाटर व्हीकल स्टेब्लिश ऑर्गेनाइज किए हैं, डेवलप किए हैं? वो है
DRD option number 2 is the correct answer. Question number 9. Movement of force is also called बल अघ अघ अघूर्ण को डैश भी कहा जाता है. पोटेंशियल एनर्जी, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. टॉर्क. देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू पोजिशन. एनर्जी stored due to position. Angular energy, rate of change of angular displacement. Rate of change of angular displacement. Torque is a turning effect produced by a force acting on a body. Turning effect produced by a force acting on a body. And moment of inertia is measure of resistance to rotation motion. Measure of resistance to rotation motion. Question number 10. The group of monuments at Hampi listed by UNESCO represent the architecture and cultural dreams of which South India Empire, whose capital flourished on the banks of Tungabhadra River before its fall in 1565 CE. देखो 1565 में फॉल किसका होना स्टार्ट हुआ था. अगर आपको याद हो तो फॉल होना स्टार्ट हो गया था विजयनगर एम्पायर का बिकॉज आफ्टर द बैटल ऑफ तालिकोटा. 1565 में तालिकोटा का बैटल हुआ था जिसमें विजयनगर एम्पायर हार गया था. तो फिर उसका पतन होना स्टार्ट हो गया था और वो थोड़े से ही एक थोड़े से एरिया में सिमट के रह गया था. तो हमारा आंसर क्या हो गया. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. विजयनगर एम्पायर. विजयनगर एम्पायर के फेमस रूलर कौन थे ये तो पता ही होना चाहिए. KDR, कृष्णदेव राय. ठीक है. मौर्य एम्पायर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं मौर्य एम्पायर के बारे में कुछ. जो मौर्य एम्पायर था ये बेस्ड ऑन नॉर्थ इंडिया था और इसकी कैपिटल पूछी जा सकती है. तो मौर्य एम्पायर की कैपिटल थी पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र और नॉर्थ इंडिया पे बेस्ड था ये. चोला डायनेस्टी, चोला एम्पायर नॉन फॉर चोला एम्पायर मेनली बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है उसके लिए जाना जाता है. मैं लिख देती हूँ नॉन फॉर बृहदेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु. विजयनगर एम्पायर इसकी कुछ फेमस मतलब ये जो एम्पायर था वो कुछ चीज़ों के लिए फेमस था वो हम डिस्कस कर लेते हैं. द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स के लिए. द्रविडियन मतलब साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स थे ना उनके लिए बहुत फेमस था. द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स. स्टोन चैरियट. और म्यूजिकल पिलर्स. और एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग. एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग.
और जो पाला एम्पायर था, पाल एम्पायर, इन्होंने ईस्टर्न इंडिया में रूल किया, मेनली बिहार और बंगाल में रूल्ड ईस्टर्न इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11, द SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का SI मात्रक डैश है, वो है N m² kg⁻²। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, हु वोन द गोल्ड मेडल इन द 10,000 मीटर इवेंट एट द 2025 एशियन एथलीट चैंपियनशिप। 2025 एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में 10,000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? गुलबीर सिंह, परवीन चित्रवेल, कार्तिक कुमार या जिनसन जॉनसन। तो ये जीता था गुलबीर सिंह। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, Phonokpui, also known as Blue Mountain, is the highest peak of which Indian state? फोनकपुई किस स्टेट की हाईएस्ट पीक है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या त्रिपुरा? देखो, मिजोरम की हाईएस्ट पीक कौन सी है? मिजोरम की हाईएस्ट पीक है फुनोकपई। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। मणिपुर की हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट इसो। और नागालैंड की हाईएस्ट पीक इज माउंट सारामती। एंड त्रिपुरा की हाईएस्ट पीक है बेतियांगचिप, BEH, बेथी, BETHI, बेतियांगचिप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इन द 5th 5-year प्लान द एक्चुअल ग्रोथ रेट डैश वाज डैश द टारगेटेड ग्रोथ रेट। तो जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है उसे ज़्यादा थी, कम थी या इक्वल थी या 3 टाइम्स मोर देन थी? तो वो यही पूछ रहे हैं। देखो, एक तो हमारे को ये पता होना चाहिए 5th 5-year प्लान कब हुआ। 5th 5-year प्लान था 1974 से लेके 1979 तक। और 5th 5-year प्लान का मेन एम क्या था? एम इज गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ एंड सेल्फ रिलायंस। और इसकी जो एक्चुअल ग्रोथ रेट थी वो थी 4.8% और टारगेटेड ग्रोथ रेट थी 4.4%। तो हम कह सकते हैं ना, एक्चुअल ग्रोथ रेट इज वाज मोर देन द टारगेटेड ग्रोथ रेट। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर द बायो E3 policy, which leading national network was launched in 2025? India's Genomics Council, Center for Advanced Biotech Research, National Biofoundry Network या नेशनल बायो इनोवेशन हब? तो बायो E3 पॉलिसी के अंडर कौन सा नेशनल नेटवर्क लॉन्च हुआ? वो था नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, इन ट्रेडिशनल द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर द टॉल pyramid shaped main gateway located at the entrance and often dominating the temple complex is known as। जो एंट्रेंस होती थी ना, उस पर ऐसा सा कुछ करके बना हुआ होता था, मतलब मैं कुछ पर्टिकुलर बना नहीं पा रही हूँ। इसका नाम होता था गोपुरम। स्टार्टिंग मेन एंट्री गेट ही होता था ये, तो इसको बोलते थे गोपुरम। देखो, शिखर क्या होता है? शिखर मेनली नॉर्थ इंडियन स्टाइल में आपको दिखेगा। शिखर क्या है? द टावर अबव द सैंक्टम सेक्टोरम, मतलब मेन जहाँ पे मेन
मूर्ति मेन जो रखी जाती है ना मूर्ति, उसका जो टावर अबव होता है बिल्कुल टॉप पे, उसको कहते हैं शिखर। द टावर अबव द सेंक्टम, या सेंक्टम को मेन श्राइन भी बोलते हैं, इन नगर स्टाइल। ठीक है। विहार, विहार इज अ बुद्धिस्ट मोनार्की, अ बुद्धिस्ट monastery. Chaitya is Buddhist prayer hall, Buddhist prayer hall। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 गोपुरम हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905? 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को फाउंड किया था गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये क्यों बनाई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? ताकि जो एजुकेशन है इंडियंस के लिए वो प्रमोट की जा सके। प्रमोट एजुकेशन अमंग इंडियंस और क्रिएट अवेयरनेस अबाउट पॉलिटिकल राइट्स, अवेयरनेस अबाउट पॉलिटिकल राइट्स, वर्क फॉर सोशल रिफॉर्म्स, वर्क फॉर सोशल रिफॉर्म्स। देखो, मदन मोहन मालवीय इन्होंने फाउंड किया था, फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU के फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। WC बनर्जी ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट थे। 1885 में जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट थे, प्रिसाइड किया था इन्होंने, प्रिसाइडेड। ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये नेशनलिस्ट लीडर थे, प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर। नेशनलिस्ट लीडर। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, बहुत पेपर में पूछा जा चुका है। केरला की थी हाईएस्ट सेक्स रेशियो, 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। और सेकंड हाईएस्ट है पुडुचेरी की, उनकी है 1038 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19, GST इन इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ये अभी इसका आंसर मैंने ऊपर ही बता दिया था, कौन से अमेंडमेंट से GST इम्प्लीमेंट हुआ था? 101st। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जो और ऑप्शन है वो देख लेते हैं। 103rd अमेंडमेंट से क्या हुआ था? EWS रिजर्वेशन। और 97th अमेंडमेंट से कोऑपरेटिव सोसाइटी, रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एंड 99th अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन।
क्वेश्चन नंबर 20, in the north-south arrangement of the Himalayan ranges, which range lies between the Himadri, Greater Himalaya in the north and Shivalik, Outer Himalaya in the south? ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल, हिमाचल या काराकोरम? देखो काराकोरम रेंज है, मतलब ये सारी रेंज है। जो ट्रांस हिमालय है ये है नॉर्थ ऑफ द हिमाद्री, लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द हिमाद्री, नॉर्थ ऑफ द हिमाद्री। और क्वेश्चन में बोला है बिटवीन हिमाद्री एंड शिवालिक। और पूर्वांचल ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज, पूर्वांचल क्या है? ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज। जो हिमाचल है, हिमाचल जिसको लेसर हिमालय भी बोलते हैं, क्या? लेसर हिमालय भी बोलते हैं। यही है हमारा इन दोनों के बीच में हिमाद्री, मतलब ग्रेटर हिमालय, और आउटर हिमालय के बीच में है लेसर हिमालय, जिसको हिमाचल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। काराकोरम, काराकोरम है नॉर्थ वेस्ट में रेंज है, सेपरेट माउंटेन रेंज, नॉर्थ वेस्ट में सेपरेट माउंटेन रेंज, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयस, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयस। आई होप ये 20 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।